नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बारे में बताया था और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी दी थी। यदि आपने नहीं देखी है तो जल्दी से मेरी वीडियो को जाकर देखें। आज की इस वीडियो में हम छायावादी युग और प्रगतिवादी युग के बारे में जानेंगे, साथ ही में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, क्योंकि बच्चों को परेशानी होती है इन युगों के कवियों की नाम और उनकी रचनाएं याद करने में और विशेषताएं याद करने में। तो हम बड़ी आसान से ट्रिक्स के साथ में मिनटों में हम इस समस्या का सॉल्यूशन निकालेंगे। जल्दी से हम अपनी वीडियो की ओर चलते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। बच्चों का जो अध्ययन का विषय है वो है छायावादी युग। छायावादी युग समय सन 1920 से 1936 तक के समय के बीच में जो रचनाएं लिखी गई उन्हें छायावादी युग के नाम से जाना गया। इस युग के जनक और प्रवर्तक के बारे में थोड़ा सा मतभेद है। मुकुटधर पांडेय को इस छायावादी युग का जनक माना जाता है, किंतु प्रसिद्धि के कारण और कई सारे कवियों ने, विचारकों ने जयशंकर प्रसाद को भी छायावादी युग का प्रवर्तक माना है। तो यदि आपकी एग्जाम्स में मुकुटधर पांडेय आए तो आप इन्हीं को क्लिक करें, और यदि नहीं आते हैं और प्रश्न आ जाता है छायावादी युग के प्रवर्तक कवि, तो आप जयशंकर प्रसाद को भी टिक कर सकते हैं। बच्चों, इस युग की विशेषता क्या थी? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है। यह कथन है नागेंद्र जी का। नागेंद्र जी ने क्या कहा है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है। ये कई बार ओटी में ये पंक्ति आ जाती है, आपको वहां डॉक्टर नागेंद्र लगाना है। प्रकृति पर चेतना का आरोप भी छायावाद है। प्रकृति पर चेतना, मानवीकरण अलंकार आपने पढ़ा होगा, जहां प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोपण किया जाता है वहां छायावादी कविता मानी गई है। इस काव्य में कवियों ने क्या किया कि प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों का, स्वच्छंद प्रेम भावना का और लाक्षणिकता का उपयोग किया। तो इस युग के प्रमुख कवि हुए चार। छायावाद के उन चार प्रमुख कवियों को छायावाद का आधार स्तंभ भी माना जाता है। प्रश्न आता है छायावाद की आधार स्तंभ कवियों के नाम बताएं, तो वे चार हैं। कौन कौन? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्रसाद, पंत, वर्मा, निराला। पूरे नाम आपको पता होना चाहिए। प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। बच्चों, छायावाद की विशेषता क्या रही? देखिए, छायावाद की पहली विशेषता यह थी कि यहां व्यक्तिवाद को प्रधानता दी गई। छायावाद में व्यक्तिवाद को प्रधानता दी गई। दूसरा, प्रकृति का मानवीकरण किया। मैंने बताया ना, प्रकृति पर चेतना का आरोप, तो प्रकृति का मानवीकरण किया गया कविताओं में, मतलब प्रकृति में मानवीय क्रिया व्यवहारों का वर्णन किया गया। जैसे कि तो व्यक्तिवाद की प्रधानता, प्रकृति का मानवीकरण और अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम। अज्ञात सत्ता यानी कि ईश्वर, निराकार ईश्वर के प्रति प्रेम का यहां पर वर्णन किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि छायावाद के चार स्तंभ हैं, तो उनके बारे में दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आधुनिक युग की मीरा किसको कहा गया? आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा गया। दूसरा प्रश्न आ जाता है प्रकृति का चितेरा कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत की कविताओं में प्रकृति का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। तो ये प्रश्न भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। प्रमुख कवि मैंने पहले ही बता दिए हैं, ये चार आधार स्तंभ हैं। तो जयशंकर प्रसाद की रचना प्रसिद्ध है कामायनी, जो कि एक महाकाव्य भी है। जब मैं आपको महाकाव्य पढ़ाऊंगी तो मैं इसके बारे में अवश्य बताऊंगी। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, महादेवी वर्मा की यामा या नीरजा, सुमित्रानंदन पंत की पल्लव, वीणा। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहती हूँ बच्चों, यदि ये कवि आपकी किताब में है, आपके किसी पाठ में है, तो आप उस पाठ का नाम भी उनकी रचनाओं में लिख सकते हैं। जैसे कि यदि आपके पाठ में महादेवी वर्मा का कोई पाठ है तो आप उस पाठ का नाम भी लिख सकते हैं रचना में। या सुमित्रानंदन पंत, जैसे कि 9th में सुमित्रानंदन पंत का ग्रामश्री पाठ आया है, तो पल्लव और ग्रामश्री भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैंने बात की छायावाद की। छायावाद के बाद और प्रगतिवाद के बीच में एक काल और आया रहस्यवाद, जिसका समय हम निर्धारित नहीं कर सकते,
क्योंकि रहस्यवाद छायावाद से आगे की प्रक्रिया है। जहां छायावाद में व्यक्तिवाद को प्रधानता दी गई और अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम बताया, तो वहीं रहस्यवाद में भी अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम बताया और परमात्मा से मिलने का भाव प्रकट हुआ इन कविताओं में। तो रहस्यवाद छायावाद की आगे की प्रक्रिया है। मैं यहाँ शॉर्ट में ही बता देती हूँ। चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मुकुटधर पांडे की लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकृति में सूक्ष्म सत्ता का दर्शन ही रहस्यवाद है। ये दोनों ही पंक्तियां कई बार ओटी में पूछ ली जाती हैं। इसकी विशेषता छायावाद की तरीके से ही है कि परमात्मा से मिलने का भाव और अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम। छायावाद में भी अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम है और यहां भी अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम है। आप छायावाद की प्रकृति का मानवीकरण भी आप यहां लिख सकती हैं, क्योंकि रहस्यवाद के कवि भी वही हैं जो छायावाद के हैं, प्रसाद, पंत, महादेवी, निराला। और इन्हीं कवियों की रचनाएं भी रहस्यवाद में चलेंगी। प्रशांत की आप कामायनी यहां भी लिख सकते हैं, महादेवी वर्मा की यामा या नीरजा आप रहस्यवाद में भी लिख सकते हैं, सुमित्रानंदन पंत की भी आप यहाँ लिख सकते हैं, निराला का भी कुकुरमुत्ता आप यहाँ लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में इसलिए बता दिया कि छायावाद और रहस्यवाद दोनों ही मिली जुले युग हैं। एक जैसी कविताएं लिखी गई, कभी भी लगभग सेम ही थे। तो बच्चों ध्यान रखना, 2 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ आपको बता दिए हैं। छायावाद के बाद के काल को हम प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं। बच्चों, मैंने ट्रिक में एक सीक्वेंस भी आपको बताया है, आप इस वीडियो के पहले उस ट्रिक को जरूर देख लें तो आपको बहुत आसानी होगी। प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग का समय है सन 1936 से 1943। प्रगतिवादी युग का प्रेरणा स्रोत क्या है? प्रगतिवादी युग का प्रेरणा स्रोत है मार्क्स का द्वंदात्मक भौतिकवाद। इस युग की विशेषता क्या रही? इस युग में कवियों ने समाजवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर रचनाएं लिखी। यानी कि इस युग तक आते आते कवियों ने जो शोषण करने वाले थे उन लोगों की भर्त्सना की और शोषितों के प्रति सहानुभूति का भाव भी रखा। प्रकृति में मानवीकरण यहां भी किया गया और इसके साथ ही यहां पर आर्थिक व सामाजिक समानता पर भी बल दिया गया। सबसे बड़ी बात, ईश्वर के प्रति अनास्था, ईश्वर की सत्ता को उन्होंने मानने से ही इनकार किया। ज्यादातर कवियों ने ईश्वर के प्रति अनास्था व्यक्त की। तो हम यहाँ पर विशेषताएं जान लेते हैं। ईश्वर के प्रति अनास्था, सामाजिक यथार्थ का चित्रण, ये 2 मैं आपको बता रही हूं। विशेषताएं मैं कम बता रही हूं क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न ही आता है। कवि देखिए बच्चों, 1920 से 1936 के काल में सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, प्रसाद आदि ने कविताएं लिखी। फिर 1936 से 1943, तो ये कभी प्रगतिवाद में लिखना बंद तो कर नहीं गए होंगे। इन्होंने प्रगतिवादी समय पर भी इस समय भी कविताएं लिखी। तो आप चाहें तो कवि सेम ले सकते हैं। छायावाद के कवि यहां भी लिख सकते हैं, सुमित्रानंदन पंत की पल्लव और महादेवी वर्मा की यामा। अगर आप अलग से करना चाहते हैं तो प्रसिद्ध कवि हुए त्रिलोचन, इनकी रचना है धरती, नागार्जुन की रचना है युगधारा। तो बच्चों, 2 विशेषताएं, ईश्वर के प्रति अनास्था, सामाजिक यथार्थ का चित्रण। कवि आप छायावाद के भी लें या त्रिलोचन की धरती, नागार्जुन की युगधारा। इस प्रकार से मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको इन 2 युगों के बारे में बताया है। अब मैं आपको यहां पर एक ट्रिक देने वाली हूं कि आप इन दोनों युगों के कवियों का नाम और उनकी रचनाएं और साथ में विशेषताएं कैसे याद कर सकते हैं। तो बड़ी ही आसान ट्रिक है मेरी। देखो बच्चों, मैंने केवल 2 पंक्तियां बनाई हैं। जैसे छाया में महादेवी वर्मा ने यामना में, छाया में महादेवी वर्मा ने यामा में और पंत ने पल्लव में व्यक्तिवाद को प्रधानता व प्रकृति का मानवीकरण किया। या आप कर सकते हैं, प्रसाद ने कामायनी और पंत ने पल्लव में व्यक्तिवाद को प्रधानता व प्रकृति का मानवीकरण किया। तो छायावाद के नाम से आ गया छायावादी युग। और यहाँ प्रसाद या वर्मा जब आप लिखेंगे तो सामने उनकी रचना यामा और कामायनी आ जाएगी। पंत की पल्लव आ गई, ये भी रचना है और ये विशेषता है, व्यक्तिवाद को प्रधानता और प्रकृति का मानवीकरण। तो एक ही पंक्ति में आपको पूरा युग याद हो रहा है कि छाया में महादेवी वर्मा ने यामा में और पंत ने पल्लव में व्यक्तिवाद को प्रधानता दी और प्रकृति का मानवीकरण किया। इसी प्रकार से प्रगतिवादी युग में भी आप लगा सकते हैं,
प्रगति में पंत ने पल्लव और महादेवी वर्मा ने यामा में ईश्वर के प्रति अनास्था व सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया। अथवा आप ये भी कर सकते हैं कि प्रगति में त्रिलोचन की धरती पर नागार्जुन ने युग धारा बहाकर ईश्वर के प्रति अनास्था और सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया। तो त्रिलोचन धरती रचना है, नागार्जुन की रचना है युग धारा, और ईश्वर के प्रति अनास्था और सामाजिक यथार्थ का चित्रण, ये दोनों विशेषताएं हैं। तो बच्चों केवल 2 पंक्तियों में आप पूरा की पूरा युग याद कर सकते हैं। ये मेरी बड़ी आसान और सरल ट्रिक्स थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक्स जरूर पसंद आई होगी। मैं ऐसी ही ट्रिक्स अपनी अगली वीडियो में प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में भी देने वाली हूं, और फिर एक कंबाइंड वीडियो भी बनाऊंगी, उसका भी आप इंतजार करें, जिसमें मैं वीरगाथा काल से लेकर और आधुनिक काल तक के सभी काल लगभग 12 पंक्तियों में पूरा की पूरा हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, उनकी कवि और उनकी विशेषताएं एक साथ बताने वाली हूं। तो बस मेरी वीडियो को आप देखते रहिए। मेरी वीडियो को आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और आगे आने वाली सभी वीडियो देखते रहें। आपकी जो भी समस्याएं मुझे आप चैट बॉक्स में भी लिखकर भेजें, जिससे कि मैं आपके समस्यात्मक टॉपिक्स पर भी अपनी वीडियो बना सकूं और आपको आसान और सरल ट्रिक्स दे सकूं। बच्चों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।